नमस्कार, मैं संतोष गुलेरिया, प्रवक्ता हिंदी, डीएलएड प्रथम वर्ष के लिए हिंदी शिक्षण पाठ्य पुस्तक इकाई 2 से मेरा विषय है श्रवण कौशल। श्रवण कौशल का अर्थ, महत्व, उद्देश्य, विधियाँ, दोषों के कारण व सुधार के उपाय। श्रवण कौशल का अर्थ है सुनने की कुशलता, या हम कह सकते हैं कि बच्चों में ऐसी क्षमता का विकास करना जिससे कि बच्चा किसी कथन को ध्यान से सुनकर उसका सही अर्थ समझ सके, सुनी हुई बात पर चिंतन एवं मनन कर सकें और उचित निर्णय ले सकें। इसके बाद मैं बात करूँगा श्रवण कौशल शिक्षण का महत्व। तो नंबर 1, बच्चा जन्म के उपरांत ही सुनने लग जाता है। ये ध्वनियाँ उसके मन मस्तिष्क पर अंकित हो जाती है तथा बच्चे की भाषा ज्ञान का आधार बनती है। नंबर 2, श्रवण कौशल ही अन्य भाषाई कौशलों जैसे पठन कौशल है, वाचन कौशल है या लेखन कौशल है, इसको विकसित करने का प्रमुख आधार बनता है। नंबर 3, इससे ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता विकसित होती है। नंबर 4, इसे अध्ययन की आधारशिला भी कहा जाता है। इसके बाद मैं बात करूँगा श्रवण कौशल के उद्देश्य की। तो उद्देश्यों में नंबर 1 जो है, सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। नंबर 2, छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना। तीसरा, छात्रों को साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने व सुनने के लिए प्रेरित करना। चौथा, धैर्यपूर्वक सुनना, सुनने के लिए शिष्टाचार का पालन करना। पांचवा, श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। छठा, ग्रहणशीलता की मन स्थिति बनाए रखना, शब्दों, मुहावरों, उक्तियों का प्रसंगानुकूल भाव व अर्थ समझ सकना। और 7, वक्ता के मनोभावों की निपुणता पैदा करना। अब श्रवण कौशल शिक्षण की विधियों बारे। छात्र छात्राओं में श्रवण कौशल का समुचित विकास करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विधियां हैं। तो पहली है वार्तालाप। विद्यार्थियों की मौखिक अभिव्यक्ति हेतु शिक्षक को कक्षा में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे छात्र आपस में बातचीत के माध्यम से विचार विमर्श करें। वे परस्पर एक दूसरे का परिचय, घटना वर्णन, विद्यालय के बारे में बातचीत करें। इससे उनकी जो झिझक वो मिटेगी, साथ ही साथ भी अपने विचारों को छोटे छोटे वाक्यों में व्यक्त करना सीखेंगे। वार्तालाप के लिए जो साधन है जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे चित्रों का प्रयोग है, कहानी रचना है, अभिनय, नाटकीकरण है या संगीत कार्यक्रम है। दूसरा है वाक्य रचना। वार्तालाप में विद्यार्थियों द्वारा जो प्रयुक्त वाक्य है वो स्पष्ट होने चाहिए, सार्थक वाक्य होने चाहिए, सरल वाक्य होनी चाहिए, व्याकरण संबंधी शुद्धता होनी चाहिए। और नंबर 3 है प्रश्नोत्तर। प्रत्येक बालक में जिज्ञासा होती है जिससे वो प्रश्नों को के माध्यम से बार बार पूछता है। अपनी जिज्ञासा को भी क्रमबद्ध रूप से व्यक्त करने के लिए उसमें आत्मविश्वास जागृत होता है। हम चित्रों की मदद से उसे प्रश्नों के उत्तर के बारे में जान सकते हैं। जैसे अगर हम उसको गाय का चित्र बताएं तो हम उससे पूछ सकते हैं कि ये चित्र किसका है, इसके कितने पैर है, कितने कान है, कितने सींग है, कैसा रंग है, क्या खाती है। अगला जो है नंबर 4, कहानी कथन। कहानी बच्चे की पहली पसंद है। यह ऐसा माध्यम है जो न केवल छात्रों का ध्यान केंद्रित रखती है बल्कि पाठ्य सामग्री को भी सहज बनाती है। बच्चे जब अपनी दादी, नानी, मम्मी या गुरुजी से कोई कहानी सुनते हैं,
फिर उसी कहानी को अपने मित्रों को प्रसन्नतापूर्वक सुनाते हैं। इससे बच्चे का कहने का तरीका सीखते हैं कि बात कैसे कही जाए। बच्चे बोध क्षमता, तर्क शक्ति, शब्द संयोजन, कल्पना शक्ति का विकास करते हैं। नंबर 5 है घटना वर्णन। जीवन से संबंधित कोई घटना अथवा आंखों देखी कोई घटना का वर्णन सुनाकर जीवन में घटना के प्रभाव को दर्शाने के साथ साथ शब्दों में उस घटना की अभिव्यक्ति भी छात्र सीखता है। अगर हम किसी मेले के वर्णन के बारे में बच्चों को कहें तो बच्चा उसमें मिठाई की दुकानों को, खिलौनों के बारे में, दुकानों के बारे में या किसी अन्य दृश्य के बारे में जो है वर्णन कर सकता है। नंबर 6 है यात्रा वर्णन। छोटे बच्चों को यात्रा वर्णन की रूपरेखा दी जा सकती है, जैसे आपने कहाँ की यात्रा की, यात्रा के लिए क्या क्या तैयारियाँ की, यात्रा के लिए क्या साधन चुना, यात्रा में आपके सहयोगी कौन कौन थे। इस तरह की रूपरेखा देकर छात्र जब इस पर विचार करेगा तो अतीत की स्मृतियों को उल्टेगा, फिर इन प्रश्नों के उत्तर क्रम से जोड़ेगा। इस तरह वह पूरे यात्रा वर्णन को कह पाने में समर्थ होगा। नंबर 7 है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। ग्रामोफोन एवं टेप रिकॉर्ड, रेडियो, चलचित्र, दूरदर्शन, वीडियो आज के बच्चे के लिए गुजरे ज़माने की बात है, लेकिन वह एंड्रॉयड फ़ोन से अपने मनोरंजन या ज़रूरत वाली सामग्री से जो है एंड्रॉयड फ़ोन से पूरा भरपूर आनंद उठा रहे हैं या उठा सकते हैं। श्रवण दोषों के कारणों व उनके सुधारों के उपाय। तो उसमें पहला है शिक्षक द्वारा अशुद्ध उच्चारण। शिक्षक के अशुद्ध उच्चारण से विद्यार्थी अशुद्ध उच्चारण करना सीख जाते हैं। बच्चों के अशुद्ध उच्चारण को बाद में बदलना, शुद्ध उच्चारण में बदलना कठिन हो जाता है। इसलिए अध्यापक को कक्षा में बलाघात, स्वर, गति, आरोह अवरोह, ध्वनियों, शब्दों तथा वाक्यों का शुद्ध उच्चारण व सही उच्चारण करना चाहिए। नंबर 2 है शिक्षक द्वारा मंद आवाज़ में उच्चारण। कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित संख्या से अधिक होती है हो या कक्षा के आसपास शोरगुल का वातावरण हो या पीछे बैठे हुए विद्यार्थियों को शिक्षक की मंद आवाज़ नहीं सुनाई देगी। इसलिए शिक्षक की आवाज़ की आवृत्ति जो है विद्यार्थियों के सुनने के अनुकूल होनी चाहिए। हो सकता है कुछ विद्यार्थियों को श्रवण दोष हो और उपचारक की जरूरत हो। तीसरा है शिक्षक द्वारा स्वराघात, बलाघात का अशुद्ध प्रयोग। अशुद्ध प्रयोग से शिक्षक द्वारा कहे गए वाक्यों के अर्थ अनर्थ बन जाएंगे। इसलिए शिक्षक को बलाघात, स्वर, यति, आरोह अवरोह आदि का समुचित ज्ञान होना जरूरी है। नंबर 4 है श्रुतलेख, भाषण, वाद विवाद के आयोजन की कमी। इस तरह की कमी से श्रवण दोष की संभावना बनी रहती है, क्योंकि इनके लिए विद्यालय में समुचित प्रबंध नहीं होता। विद्यालय में समय समय पर श्रुतलेख, भाषण, वाद विवाद, कविता पाठ का आयोजन होना चाहिए, जिसमें शिक्षक को शुद्ध उच्चारण का ही प्रयोग करना चाहिए। नंबर 5 है अनुशासनहीनता। कक्षा में अनुशासनहीनता के कारण पढ़ाई समुचित ढंग से नहीं हो पाती। इसलिए शिक्षक विद्यार्थियों को जो भी आदेश निर्देश दें वे पूर्ण, सरल तथा स्पष्ट होने चाहिए। शिक्षक का समय पर कक्षा में पहुंचना बच्चों में अनुशासन की भावना को उत्पन्न करता है।